लखनऊ में किसानों की महापंचायत अब 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की होगी बैठक। 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की हुई घोषणा। 27 नवंबर से नामांकन होंगे शुरू। 24 दिसंबर को होगा मतदान। 27 को आएंगे परिणाम। हरियाणा की आबोहवा हुई खराब। लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में अगले आदेश तक स्कूल बंद। हरियाणा में डेंगू ने 7 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। 10,000 के पार पहुंचे डेंगू के केस। 7 जिले बने हॉटस्पॉट। जींद में हत्या के आरोपियों को पकड़ने गई सीआईए की टीम पर हमला। फायरिंग में बाल-बाल बचे सीआईए के अधिकारी। मौके से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में असला बरामद। और पलवल में ट्रक ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। गदपुरी थाना क्षेत्र की घटना। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 9 दिसंबर को जेजेपी की स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस को लेकर तो बड़ी खबर आपको बता दें कि 24 दिसंबर को मतदान होगा। 27 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी खबर तो बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है नगर निगम चुनावों की। 24 दिसंबर को मतदान होना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 27 तारीख को आएंगे परिणाम। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर निगम चुनाव की घोषणा कर दी है, जिसके बाद शहर में आज से आचार संहिता भी लागू हो गई है। बता दें कि नगर निगम चुनाव के लिए 27 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू होगी और 4 दिसंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकते हैं। वही प्रत्याशी 9 दिसंबर को अपना पर्चा वापस ले सकते हैं और 24 दिसंबर को नगर निगम चुनाव के लिए मतदान होगा। 27 दिसंबर को परिणाम आएंगे। तो इसके अलावा प्रत्याशी 5 लाख रुपए तक चुनाव में खर्च कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नगर निगम चुनावों की घोषणा कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर निगम चुनावों की यहां पर तारीखों का ऐलान हो गया है। 24 दिसंबर को मतदान होना है। 27 नवंबर को नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 27 दिसंबर को आएंगे चुनाव के परिणाम। इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा कर दी है, जिसके बाद शहर में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। तो चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की घोषणा कर दी गई। शहर में आज से आचार संहिता लागू कर दी गई। 27 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 4 दिसंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन यहां पर करा सकते हैं। वहीं 9 दिसंबर तक अपना पर्चा भी वापस ले सकते हैं। तो 24 दिसंबर को नगर निगम चुनाव के लिए मतदान होगा। 27 दिसंबर को मतगणना होगी। प्रत्याशी 5 लाख रुपए तक चुनाव में खर्च कर सकेंगे। 30 दिसंबर तक पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो ये जानकारी खुद राज्य चुनाव आयुक्त की तरफ से दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर राज्य चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने इसकी जानकारी दी। तो इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की घोषणा कर दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके साथ ही यहां पर नगर निगम चुनाव की घोषणा के साथ ही एक तारीख का ऐलान किया गया। 24 दिसंबर को मतदान होना है। 27 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि 27 दिसंबर को यहां पर चुनाव के परिणाम आने हैं। तो नगर निगम के लिए 24 दिसंबर को मतदान होगा। ऐसे में
दिसंबर के पहले सप्ताह में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव का शेड्यूल जारी होने से शहर में आज से आचार संहिता लागू हो गई है। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोनलाइन पर विकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकेश, चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की यहां पर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। शहर में आज नगर निगम चुनाव का बिगुल यहां पर फूंक चुका है और तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर? 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा नॉमिनेशन। इसके बाद 9 दिसंबर तक उम्मीदवार वापस ले सकते हैं। इसके बाद 24 दिसंबर को मतदान होगा, जो कि 23 दिसंबर को मतगणना होगी। यह जानकारी राज्य चुनाव आयुक्त एस.के. श्रीवास्तव ने दी है। आज से मैं आपको बताना चाहूंगा, चंडीगढ़ में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। जी विकेश, इसके साथ ही अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 24 दिसंबर को मतदान होना है, 27 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 27 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। इसे लेकर अगर हम बात करें तो दावेदारों का क्या कुछ कहना है इस पर? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे चुनाव में 5 लाख रुपए तक उम्मीदवार खर्च कर सकता है। और साथ ही कमीशन चुनाव को लेकर कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। चंडीगढ़ में इस बार कुल 35 वार्डों पर होगा चुनाव। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो हरियाणा में बेकाबू डेंगू ने इस बार 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2015 के बाद पहली बार डेंगू के केसों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। गंभीर बात यह है कि हरियाणा में डेंगू के मामले अभी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोजाना यहां डेंगू के 150 मरीज सामने आ रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में 7 जिले डेंगू के लिए यहां पर हॉटस्पॉट बन गए हैं। फतेहाबाद, पंचकुला, हिसार, सिरसा, सोनीपत, कैथल और अंबाला जैसे ये जिले इसमें शामिल हैं, जहां पर डेंगू का कहर लगातार बरप रहा है। लोग परेशान हो गए हैं। अस्पतालों की तस्वीरें हैं जहां पर लंबी लंबी लाइनों में लोग लगे हुए हैं और बीमारी सिर्फ एक ही, डेंगू की वजह से परेशान। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ सीधा बातचीत करने के लिए लाइव विकास से जुड़ चुके हैं। विकास से बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि वहां डेंगू का क्या हाल है। विकास, जिस तरीके से यहां पर अगर देखा जाए तो 7 जिले हॉटस्पॉट बने हैं। डेंगू की वजह से हरियाणा में हर तरफ लोग परेशान हैं। अस्पतालों की तस्वीर अगर हम देख ले, जो लगातार हर खबर पर भी हम दिखा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लोगों की लगी हुई है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? जिस प्रकार से प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और जो आम लोगों ने काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहां पर काफी संख्या में जो मरीज पहुंच रहे और लाइनें वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन राहत की बात यह है क्योंकि जिस प्रकार से जो ठंड बढ़ी है तो डेंगू के मामले भी कम थोड़े होते हुए नजर जरूर आई है। जो वृद्धि लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, उन पर कहीं ना कहीं जो अंकुश सा जरूर लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से करनाल की बात की जाए तो करनाल में इस समय जो 200 से अधिक जो डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर बेड की कवायद लगातार जारी है। लोग मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे। लेकिन अगर एक राहत की बात की जाए तो पिछले 2 या 3 दिन से जो डेंगू के मामले थोड़े कम जरूर हुए, क्योंकि ठंड जिस प्रकार से बढ़ी है तो डेंगू का कहर कम होता हुआ थोड़ा नजर जरूर आ रहा है। जी कंचन। बिल्कुल, इस पूरी खबर पर हमारे साथ अनूप भी बने हुए हैं। सीधा अनूप से बातचीत कर लेते हैं। अनूप, किस तरीके का यहाँ पर देखा जा रहा है माहौल? क्योंकि अगर देखें तो डेंगू को लेकर लोग हर तरफ परेशान चल रहे हैं। अस्पतालों में लगातार लोगों की यहाँ पर लंबे लंबे लाइनें लगी हुई हैं। डेंगू से इस कदर परेशान है कि 7 जिले हैं जो यहाँ पर हरियाणा में हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जहां पर डेंगू के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देखिए कंचन, जिस प्रकार से प्रदेश में डेंगू लगातार पांव पसार रहा है, उसमें हिसार भी अछूता नहीं था। हालांकि हिसार जो स्वास्थ्य प्रशासन है उसके दावे और धरातल में काफी अंतर नजर आता है। अगर हम कल की बात करें तो कल 9 जो नए मामले सामने आए थे, लेकिन अब तक 5,000 के करीब सैंपल लिए जा चुके हैं और आज भी 96 के करीब जो है एक्टिव केस हैं जो डेंगू के शहर में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो स्वास्थ्य प्रशासन है उसका कहना है कि प्रशासन की तरफ से बहुत ज्यादा तैयारियां की गई है, बेड्स की कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसके अलावा जो किट्स की जरूरत पड़ती है वो भी कम नहीं है और इसके अलावा जहां भी डेंगू मिलता है, जहां का लार्वा मिलता है डेंगू का, वहां पर लगभग 50 घरों में फॉगिंग का सिस्टम किया गया है। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने हर गांव तक
फॉगिंग मशीन भेजी गई है, लेकिन प्रशासन जो स्वास्थ्य प्रशासन है उसका यही कहना है कि फॉगिंग वहीं करवाई जाएगी जहां पर डेंगू का लार्वा मिलेगा। हालांकि प्रशासन को ये चाहिए कि पहले पूरे इलाके में फॉगिंग करवाने का प्रबंध करे ताकि डेंगू के जो मच्छर है वो पांव ना पसार सके। लेकिन कहीं न कहीं आज भी देखा जा सकता है कि डेंगू के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंचन, बिल्कुल जिस तरीके से अनूप हम तस्वीरों को देख रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर एक तरफ हैरानगी भी होती है, क्योंकि अस्पतालों में जिस तरह से लोग बेचारे परेशान घूम रहे हैं, हर तरफ छोटे बच्चों को डेंगू सबसे ज्यादा अपनी चपेट में ले रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से जो कवायद शुरू होनी चाहिए थी, जिस तरह से डेंगू को लेकर तैयारियां होनी चाहिए थी, उस तरह से तैयारियां हो नहीं पाई हैं। आप भी अस्पतालों का यहां पर करते होंगे, अस्पतालों में पहुंचते होंगे, देखते भी होंगे, किस तरीके की तैयारियां हैं, क्यों, किस वजह से लगातार ये बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल कंचन, जिस प्रकार से आम लोग बाग कह रहे हैं कि जिस प्रकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारी की जानी चाहिए थी उस प्रकार की नहीं है, और ये धरातल पे भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना का कहा जा सकता था कि अचानक आई, उसका प्रबंध नहीं हो सकता, लेकिन डेंगू के मामले हर साल आते हैं। उसके लिए स्वास्थ्य प्रशासन को पहले अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार की कोई तैयारियां स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा दिखाई नहीं दी। हालांकि जब मामले बढ़ने लगे तब उन्होंने टीमें भी गठित की है, घर घर जाकर सैंपल भी लिए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन ये तैयारियां पहले की जाती तो हो सकता था डेंगू को इतनी अधिक संख्या में बढ़ने से रोका जा सकता था। लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य प्रशासन अपनी तैयारियों के साथ जुटा हुआ है। जिला हिसार के अंदर भी 27 टीमें गठित की गई है जो अलग अलग जाकर के लोगों के सैंपल ले रही है और काम कर रही है। बिल्कुल अनूप, अगर देखा जाए तो 2015 के बाद पहली बार डेंगू के केसों की संख्या 10,000 के पार पहुंची है। इससे पहले की अगर हम बात कर ले तो हमने यही नजारा बिल्कुल 2015 में देखा था। 2015 के बाद अब हम इस पूरे माहौल को यहां पर देख रहे हैं। लोगों से लगातार अपील की जाती है कि अपने आसपास आप साफ सफाई रखें, कहीं पानी इकट्ठा ना होने दे, गंदगी ना होने दे। लेकिन आप जब फील्ड पर पहुंचते हैं तो किस तरीके का नजारा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ऑफिस से घर तक का जो सफर होता है उस दौरान कई जगहों पर हमें गंदगी मिलती है, कई जगहों पर पानी इकट्ठा होता है। तो इसको जिम्मेदारी किसको उठानी चाहिए? खासतौर पर देखा जाए अनूप तो इसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन की बनती है। बिल्कुल कंचन जी, इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन कहीं न कहीं नैतिक जिम्मेदारी आम नागरिक की बनती है। अगर उसके पास कहीं पानी इकट्ठा हुआ है तो वहां पर वो पेट्रोल डीजल डाल करके या दवाई प्रशासन से लेकर के उसमें सफाई का अभियान चला सकता है। कूड़े के जो ढेर लगे हैं उनको नगर पालिका, नगर निगम द्वारा सूचना देकर उनको उठवाया जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं नैतिक मूल्यों की जो गिरावट देखने को मिली है, हर कोई यही समझता है कि सारा का सारा काम प्रशासन का है, तो वो भी कहीं न कहीं गलत है। क्योंकि अगर बीमारी फैलेगी तो सबसे पहले आम लोगों को चपेट में लेती है, जिसका खामियाजा हर परिवार को भुगतना पड़ता है। प्रशासन की नहीं तो जिम्मेवारी है ही कि वो इस प्रकार के प्रबंध करके रखे कि लोगों तक इस प्रकार की महामारी का रूप न लेने पाए। लेकिन कहीं कहीं आम जन की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रशासन का सहयोग करे। कंचन, बिल्कुल एक यहाँ पर जानकारी में मैं देते हुए चलूंगी दर्शकों को। यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो 2015 में 9,921 केस थे। इसके साथ ही 2016 की बात कर ले तो 2,994 केस, 2017 में 4,550 केसेस थे, 2018 की बात करें तो 1,936 केस, वही 2019 में 1,207, 2020 में 1,377, वही 2021 की बात करें तो सीधा 10,000 के पार पहुंच गए। यानी आप मानिए कि 2015 में भी 9,921 थे, लेकिन अगर 2021 की बात कर ले यहां पर तो ठीक 10,000 से पार ये पहुंच चुके हैं। अनूप, यहां पर अगर अस्पतालों की बात कर ले, लगातार जिस तरीके से अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लोगों की लगी हुई हैं, आखिर क्या दिक्कत आ रही है अस्पतालों में? डॉक्टर्स की कमी की कई बार यहां पर खबर सामने आई है। प्रशासन वहां पर क्या कुछ तैयारी कर रहा है? अगर हम बात करें अस्पतालों की तो वहां कैसी तैयारियां हैं डेंगू को लेकर? देखिए कंचन, जिस प्रकार से भी आपने आंकड़े बताए, 2015 में भी 10,000 आंकड़ा क्रॉस नहीं हुआ था और 2021 में इस प्रकार का आंकड़ा क्रॉस होना कहीं न कहीं स्वास्थ्य प्रशासन पर प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगाता ही है। क्योंकि 6-7 साल का जो अंतराल है उसमें इतनी अधिक तैयारियां की जानी चाहिए थी कि अब मामले घट करके बहुत कम हो जाने चाहिए थे या ना के बराबर होने चाहिए थे। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें हॉस्पिटलों के हालात तो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। पीछे कुछ दिन पहले बेड तक नहीं मिल रहे थे, एक बेड पर 2-2, 3-3 पेशेंट को लेटाया जा रहा था। जो प्लेटलेट्स चेक करने के लिए किट्स होती है उसकी महामारी एकदम से देखने को मिली थी। तो इस प्रकार से प्रशासन को चाहिए था कि जो 6 साल का अंतराल गया है 15 से 21 तक का, उसमें बहुत अच्छे प्रबंध किए जा सकते थे। सरकार हर समय यही कह रही है कि किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो इसके बाद स्वास्थ्य प्रशासन लापरवाही क्यों बरत रहा है, उसका भी एक जांच का विषय है। कंचन,
बिल्कुल, विकास हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विकास, जिस तरीके से 2015 से लेकर 2021 के बीच का जो 6 साल का अंतराल बीच में बन रहा है, इसमें प्रशासन कई तैयारियां कर सकती थी, जैसे अभी हम अनूप से भी बात कर रहे थे, लेकिन इन 6 सालों में जो स्थिति होनी चाहिए थी वो है नहीं। डेंगू के मामले कम होने चाहिए थे, लेकिन डेंगू के मामले कम नहीं हुए हैं, डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। किस प्रकार से जो जिला प्रशासन होता है उसके हाथ में बहुत कुछ होता है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार दावे जरूर करती है, लेकिन उन दावों की पोल खुलती हुई नजर जरूर आ जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से जो डेंगू का कहर पहले भी एक बार आया था, उस दौरान जो जिला प्रशासन के हाथ में कुछ भी नहीं था, उस दौरान भी इस प्रकार के हालात देखने को मिले थे। लेकिन जिस प्रकार अब इतना लंबा समय जो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के पास था, तो उसमें इंतजाम जरूर किए जा सकते थे, क्योंकि जिस प्रकार लोग जो गरीब लोग होते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी उन्हें वहां पर जगह नहीं मिलती और उसके बाद उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और वहां पर उनसे जो फीस है, मोटी फीस वसूल जरूर की जाती है। और जो प्लेटलेट्स चेक करने की जो किट है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं महामारी जरूर वो फैल जाती है, लगातार किट उनको नहीं मिल पाती और उसको लेकर जो ब्लैक की स्थिति जरूर आ जाती है और जो कुछ लोग उसमें ब्लैक करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग इसमें बड़ी लापरवाही जरूर बरतता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर मैं एक और यहाँ सबसे खास बात बताती चलूं कि सबसे ज्यादा केसेस की अगर हम बात कर ले तो फतेहाबाद में 968 केसेस है, पंचकुला में 843, हिसार में 877, सिरसा में 814, सोनीपत में 759, कैथल में 799 और अंबाला में 623 लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। विकास, एक और सवाल आपसे, लगातार जिस तरीके से यहाँ पर फॉगिंग की बात की जा रही थी, क्या तमाम जिलों में फॉगिंग की व्यवस्था बिल्कुल ठीक ढंग से हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मशीनें तो बांट दी जाती है, वितरण कर दी जाती है, लेकिन सही ढंग से फॉगिंग नहीं हो पा रही हो? देखिए कंचन, अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो करनाल शहर में हम रोजाना देखते भी हैं। खुद जो कॉलोनियों की बात की जाए, वहां पर एक जो फॉगिंग मशीन जरूर आती है, नजर जरूर आती है, लेकिन वो टेम्परेरी काम कर वहां से निकल जाते हैं, छोटी गलियों में नहीं पहुंच पाते, मेन सड़क से होकर वो एक खाना पूर्ति करते हुए नजर जरूर आते हैं। और लगातार इस प्रकार से अगर इतनी डेंगू का जो प्रकोप है इस प्रकार से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर इसको अलर्ट होना जरूरी होगा। और अगर बात की जाए, मशीनें जरूर बांट दी जाती है, जिले में वार्ड वाइज उन्हें मशीनें जरूर दी जाती है, गांव में सरपंचों को मशीनें दी जाती है, लेकिन उनमें जो डलने वाली दवाई या केमिकल होता है उन्हें नहीं मिल पाता और उन्हें चलाने वाले ऑपरेटर उन्हें नहीं मिल पाते। तो इस वजह से कहीं ना कहीं लापरवाही से जरूर कहा जाएगा। जी बिल्कुल। तो विकास, यानी ये मान लिया जाए कि जो छोटी गलियों में लोग रहते हैं उन्हें डेंगू नहीं होता है, क्योंकि ये खबर एक बार नहीं कई बार सामने आ चुकी है कि यहाँ पर फॉगिंग को लेकर भी सिर्फ खाना पूर्ति कर दी जाती है। जो गलियां छोटी हैं, जो गलियां यहाँ पर बहुत कमजोर हैं, कमजोर लोग वहां पर रहते हैं, जहां झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं, वहां पर फॉगिंग मशीन नहीं पहुंच पाती है। क्या उन लोगों को डेंगू नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहाँ पर क्योंकि जिस प्रकार से जी खाना पूर्ति जरूर जिला प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि मशीनें जरूर बांटी गई। पहले मैंने बताया कि मशीनें बांट दी जाती है, लेकिन उनको चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं होते, कोई ऑपरेटर छुट्टी पर होता है और लगातार जो छोटी गली होती है वहां पर बाइक साइकिल से उसकी फॉगिंग करनी जरूरी होती है, लेकिन वो कागजों में उनको दिखा दिया जाता है कि पूरी कॉलोनी को फॉगिंग, कॉलोनी की पूरी फॉगिंग कर दी गई है, लेकिन जो मेन सड़कें होती है उनसे फॉगिंग कर जो ऑपरेटर है वो निकल जाते हैं। तो एक लापरवाही से जरूर कहेगा और जिला प्रशासन इस और कुछ भी ध्यान नहीं दे पाता, जिस वजह से जो ये प्रकोप है, जो कोई भी बीमारी का, वो लगातार बढ़ता रहता है। जी बिल्कुल विकास, बने रहिए हमारे साथ। अनूप, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर फॉगिंग को लेकर हम बात कर रहे हैं, फॉगिंग की क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है? क्योंकि लगातार फॉगिंग को लेकर भी ये सवाल कई बार उठे हैं और कई बार ये बातें सामने आई हैं कि फॉगिंग को लेकर खाना पूर्ति कर दी जाती है, छोटी गलियां जो होती हैं वहां पर ये नहीं पहुंच पाती है मशीन, लोग नहीं पहुंचते हैं वहां पर। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या उन गलियों में डेंगू नहीं होता है लोगों को, या जहां पर ये झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पर फॉगिंग की व्यवस्था नहीं की जाती है, क्या उन लोगों को डेंगू नहीं होता है? कई सवाल यहां पर भी उठते हैं। बिल्कुल होता है कंचन, और जो लोग इस तरह की गलियों में या इस प्रकार की झोंपड़ियों में रहते हैं वहां तो इस प्रकार की बीमारियां अधिक देखने को मिलती है, लेकिन प्रशासन का ध्यान उस तरफ नहीं जाता। हालांकि प्रशासन को सबसे पहले वहीं से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि उस साइड पक्की गलियां नहीं होती, पानी निकासी का प्रबंध नहीं होता, सीवरेज नहीं होते, और इसी वहां पर सबसे ज्यादा जो डेंगू के मच्छर पाए जाते हैं, लार्वा वहां पर पाया जाता है। तो ऐसे में प्रशासन की शुरुआत ही वहीं से होनी चाहिए। अगर ग्रामीण स्तर की बात करें तो सरपंचों की, नंबरदारों की जिम्मेदारियां लगाई जानी चाहिए, उनकी एक जवाबदेही तय होनी चाहिए कि गांव में फॉगिंग हुई या नहीं हुई तो कितने इलाके में हुई। इसी प्रकार
जो एमसी है वार्ड के, उनकी जिम्मेदारियां तय की जानी चाहिए सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर के, क्योंकि ये भी कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन का एक हिस्सा है। जो सरपंच है, पंच है, एमसी है, वो तमाम लोग हैं। इसके अलावा चाहे मलेरिया जो MPHW है, उनकी जिम्मेदारियां लगाई जानी चाहिए और उसके बाद जवाबदेही से उनसे जवाब लेना चाहिए कि आपके जिम्मे में जो काम सौंपा गया था वो कितने ठीक प्रतिशत हुआ, उसकी एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तब जाकर के कहीं न कहीं हर गली मोहल्ले तक फॉगिंग जा सकती है। लेकिन फिलहाल देखने में यही आ रहा है कि फॉगिंग वहीं की जाती है जहां पर लार्वा मिल जाता है, डेंगू के मच्छर पाए जाते हैं, और वहां भी सिर्फ 50 घरों तक। अगर आपको एक गांव में इस प्रकार का लार्वा मिलता है तो क्यों ना पूरे गांव की फॉगिंग की जाए, क्यों ना पूरे मोहल्ले की फॉगिंग की जाए। अनूप, अगर मैं पूछूं तो कितने अभी तक यहाँ पर सैंपल्स की बात कर ले तो हर दिन कितने सैंपल्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं डेंगू के? देखिए कंचन, हिसार की बात करें तो हिसार में लगभग 300 के करीब हर रोज सैंपल लिए जा रहे हैं। टोटल सैंपल जो है लगभग 5000 के करीब लिए जा चुके हैं। अब 96 एक्टिव केस भी हैं और एक मौत भी हिसार जिले में हो चुकी है। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा है। इसके अलावा जिस प्रकार प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर अगर किसी डेंगू के मरीज की मौत होती है तो उसका शायद आंकड़ा भी प्रशासन तक नहीं पहुंच पाता। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं हम देख सकते हैं कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं और प्रशासन को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कंचन, अनूप, कहीं न कहीं ये नहीं लगता कि यहाँ पर आम जनता की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो साफ सफाई का पूरा ख्याल रखे? क्या हम ये इंतजार करेंगे कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई आएगा, साफ सफाई करेगा, उसके बाद जाकर कुछ होगा? कहीं न कहीं आम जनता को भी ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार हरियाणा जो है वो सबसे ऊपर पहुंच रहा है डेंगू के मामलों में, तो ऐसे में आम जनता की जिम्मेदारी भी बनती है कि अपने आसपास बिल्कुल सफाई रखे। कहीं पानी इकट्ठा है तो वो पानी ना इकट्ठा होने दे। फॉगिंग की अगर व्यवस्था नहीं हो रही है तो खुद आप इसकी जिम्मेदारी ले कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर वो मशीन पहुंचेगी, कैसे करके यहाँ पर फॉगिंग करवाई जाए। ये जिम्मेदारी आम जनता की भी बनती है। बिल्कुल कंचन, जिस प्रकार से मैं पहले भी बता रहा था कि नैतिक जिम्मेदारी आम व्यक्ति की बनती है कि वो इस प्रकार की पहल करे और गांव में अगर बीमारी फैलने का अंदेशा है तो उसको लेकर के प्रशासन को अलर्ट करे। उसके अलावा गांव के सरपंच, पंच, एमसी है, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि अपने गली मोहल्ले को साफ स्वच्छ रखे। लेकिन कहीं न कहीं जिस प्रकार मैं पहले भी बता रहा था, नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आई है तो हर जिम्मेवारी हम प्रशासन पर छोड़ देते हैं और इसकी कारण ही इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। कंचन, तो बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर दिखाते हैं कि डेंगू के लक्षण क्या है और इसके उपाय क्या हैं। ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर अब हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर डेंगू के लक्षण की बात करें तो सिर दर्द जो है ये इसका लक्षण है। मांसपेशियां, हड्डियों और जोड़ों में दर्द ये भी एक लक्षण है। इसके साथ ही आपका जी मिचलाने लगेगा, ये भी एक लक्षण है डेंगू का। उल्टी लगना ये भी इसके लक्षणों में ही आता है। डेंगू के लक्षण ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। आंखों के पीछे यहाँ पर दर्द आपको होने लग जाएगा, ग्रंथियों में आपके सूजन आने लग जाएगी, त्वचा पर आपके लाल चकत्ते होने शुरू हो जाएंगे। डेंगू के लक्षण ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो सिर का दर्द आपका शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आपकी आंखों के पीछे जो है वो दर्द होना शुरू होगा। मांसपेशियों में, हड्डियों में, जोड़ों में आपके दर्द होगा, सूजन आ जाएगी आपके ग्रंथियों में, आपका जी मचलाना शुरू हो जाएगा। ये डेंगू के लक्षण। इसके साथ ही डेंगू के उपाय भी हम आपको यहाँ पर ग्राफिक्स के माध्यम से जरूर दिखाएंगे कि इसके उपाय क्या हैं, आपको क्या करना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। तो अब ये आपके उपाय है डेंगू से बचने के उपाय। त्वचा को खुला ना छोड़ें आप। मच्छररोधी क्रीम का जरूर इस्तेमाल करें। डेंगू से बचने के उपाय, आसपास साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। ये टीवी स्क्रीन पर उपाय भी हम आपको बता रहे हैं। कहीं पानी आप प्लीज इकट्ठा ना होने दें। इसके साथ ही यहाँ पर ये उपाय हैं, त्वचा को बिल्कुल खुला ना छोड़े, पूरी बाजू के कपड़े आप पहने। आप अपने चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। डेंगू से बचाव के ये उपाय हमने आपको बताए हैं, लक्षण भी हमने आपको बताए हैं। तो अनूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। विकास, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डेंगू को लेकर हमने चर्चा की है कि आखिर डेंगू को लेकर लगातार जिस तरीके से लोगों के अंदर डर भी है और आंकड़ा भी बढ़ रहा है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। नैतिक जिम्मेदारी आपको भी लेनी होगी कि आपके आसपास यहाँ पर पानी ना इकट्ठा हो, आसपास बिल्कुल गंदगी आपके ना रहे। ये नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आपके आसपास गंदगी है तो आप उसे जरूर साफ करें। अगर आप नहीं करेंगे तो इसमें कोई दोराय नहीं है कि डेंगू से आप भी ग्रसित हो सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।